Hello friends, let's start revising this states of matter. So let's start. सबसे पहले हम states of matter में पढ़ेंगे. एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे सॉलिड लिक्विड गैस एक साथ को एग्जिस्ट करती है, इसको हम बोलते हैं ट्रिपल पॉइंट. ठीक है, तो अगर हम प्रेशर और टेम्परेचर का ग्राफ बनाएंगे तो 0.01 डिग्री सेल्सियस एंड 0.46 सेंटीमीटर ऑफ HG या फिर 0.006 ATM पर ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर एग्जिस्ट करता है, जहाँ पे को एग्जिस्ट होंगे सॉलिड लिक्विड गैस. और इस वाले पोर्शन में इसके ऊपर जाके इस वाले पोर्शन में सॉलिड हो जाएगा, इसमें लिक्विड और इसमें वेपर स्टेट एग्जिस्ट करती है. ठीक है, टी जो टेम्परेचर होता है हम लोगों का यहाँ पे 273.16 केल्विन और 1 ATM प्रेशर पे. उसके बाद हम देखते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्सेस. इंटरमोलिकुलर फोर्सेस पहले पे आएंगे. डिस्पर्सन फोर्स, इसको लंदन फोर्स ही बोलते हैं. ये दो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में लगता है. ठीक है, सेकंड इज डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, इसको कीसॉम भी बोलते हैं. इसमें दो पोलर मॉलिक्यूल जैसे डाइपोल डाइपोल दो पोलर मॉलिक्यूल के बीच में लगता है. और सॉलिड स्टेट में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/r³. और रोटेटिंग में अगर वो मॉलिक्यूल रोटेट कर रहा होगा तो 1/r⁶ के फॉर्म में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है इंटरेक्शन. उसके बाद है थर्ड डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, ये एक पोलर और एक नॉन पोलर के बीच में लगता है. चौथा हमारे इंटरमोलिकुलर फोर्सेस है हाइड्रोजन बॉन्डिंग. ये हाइड्रोजन के साथ 3 एलिमेंट होते हैं FON, फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन. उसके बाद देखते हैं कि इंटरमोलिकुलर फोर्सेस में सबसे स्ट्रॉन्ग जो होता है वो कोवेलेंट होता है. उसके बाद डाइपोल डाइपोल, उसके बाद हाइड्रोजन बॉन्ड, उसके बाद वैन वॉल फोर्स. ठीक है, इंटर पार्टिकल फोर्स सबसे ज़्यादा फोर्स सॉलिड में होता है, उसके बाद लिक्विड में होता है, उसके बाद गैस में होता है. एक ऐसी गैसेस जो रूम टेम्परेचर पर होती हैं H2, N2, O2, F2, Cl2. और ये सारी नॉवल गैसेस हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनॉन, रेडॉन 11 होती हैं गैसेस. रूम टेम्परेचर पर 11 गैसेस होती हैं. उसके बाद है वॉल्यूम में कुछ ऐसा ही जैसे क्वेश्चंस करते हैं तो उसमें हमें कन्वर्ट करना पड़ता है यूनिट में, तो हम इसको लर्न करेंगे कि 1 लीटर में 1000 ml होते हैं इक्वल्स टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब. 1 लीटर इक्वल्स टू 1 डेसीमीटर क्यूब. 1 मीटर क्यूब इक्वल्स टू 1000 डेसीमीटर क्यूब इक्वल्स टू 10⁶ सेंटीमीटर क्यूब इक्वल्स टू 1000 लीटर. 1 ml इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर क्यूब. प्रेशर की यूनिट की बात करेंगे तो 1 ATM प्रेशर इक्वल्स टू 76 सेंटीमीटर HG या 760 mmHg या 0.76 mHg या 760 टॉर. 1 टॉर इक्वल्स टू 133 पास्कल. 1 बार इक्वल्स टू 0.987 ATM. 1 mm इक्वल्स टू 1 टॉर. 1 बार इक्वल्स टू 10⁵ पास्कल. ये सारी वैल्यूज़ हमें वॉल्यूम की प्रेशर की लर्न करनी पड़ेंगी. ठीक है, उसके बाद 1 ATM इक्वल्स टू 1.01325 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल. उसके बाद है 1 ATM इज इक्वल्स टू 1.01325 बार. ATM प्रेशर को मेज़र करते हैं हम बैरोमीटर, एक वो इंस्ट्रूमेंट होता है बैरोमीटर, उससे हम मेज़र करते हैं प्रेशर. और गैसियस प्रेशर को हम मेज़र करते हैं मैनोमीटर में. प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स बाय एरिया और इक्वल्स टू ρgh. डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी इज 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. उसके बाद बॉयल्स लॉ क्या कहता है, जब नंबर ऑफ मोल्स और टेम्परेचर कांस्टेंट होंगे तब P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2. तो हम कैसे याद करेंगे बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, इतने सारे लॉ होते हैं, किसमें क्या कांस्टेंट होता है, दैट इज VT मतलब ब्लूटूथ. तो V से बॉयल्स, T से टेम्परेचर कांस्टेंट होगा. ठीक है, उसके बाद चार्ल्स लॉ में क्या होता है, इसमें नंबर ऑफ मोल्स और प्रेशर कांस्टेंट होता है. इसको हम लर्न करेंगे PC पर्सनल कंप्यूटर. P मतलब प्रेशर कांस्टेंट, C मतलब चार्ल्स लॉ में. ठीक है, तो इसका होगा किसी टेम्परेचर पर वॉल्यूम इक्वल्स टू V0 प्लस V0 बाई 273 इंटू टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में, या फिर किसी वॉल्यूम T टेम्परेचर पे इक्वल्स टू V0 T केल्विन में या 273 डिवाइडेड बाय. तो इसमें क्या होता है, चार्ल्स लॉ में क्या होता है, V1 T1 इक्वल्स टू V2 T2. इसका अगर हम ग्राफ देखते हैं V और T का तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, दैट इज़ V0. एंड यहाँ पर ये होता है 0, एब्सोल्यूट 0. यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी 0 होती है और इसको होता है -273.5 केल्विन पे. ठीक है, उसके बाद है गे लिसेक एंड
एन एमनॉन टर्न्स लॉ, P1 T1 इक्वल्स टू P2 T2। इसमें क्या होता है, N और V कांस्टेंट होते हैं। जैसे इसमें T कांस्टेंट हो गया, इसमें P कांस्टेंट हो गया, ठीक है, तो इसमें V बचा तो V कांस्टेंट हो गया। एवोगैड्रो लॉ में क्या होता है, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N नंबर ऑफ मोल्स व्हेन P एंड T इज कांस्टेंट। ओके, उसके बाद हम देखते हैं कि मॉलिक्यूलर मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी। आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है हम देखते हैं। इसमें क्या करते हैं, आइडियल गैस इक्वेशन में कोई भी एक रियल गैस होती है वो हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर में आइडियल गैस की तरह बिहेव करती है। क्यों? क्योंकि हाई टेम्परेचर में हम ए को नेगलेक्ट करते हैं, अभी हम आगे देखेंगे, ये तो एक रिवीजन है तो हमें पता है ए और बी क्या डिनोट करते हैं, ठीक है। तो अभी आगे देखेंगे कि रियल गैस इक्वेशन और ए और बी में कैसे नेगलेक्ट होती हैं। अभी हम ये देखते हैं कि हाई टेम्परेचर में ए नेगलेक्ट होता है और लो प्रेशर में बी को नेगलेक्ट कर देते हैं। इस वजह से रियल गैस की इक्वेशन जो है आइडियल गैस इक्वेशन पी वी इक्वल्स टू एनआरटी की तरह हो जाती है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है, पी बी इक्वल्स टू एनआरटी। इसमें हम P1 V1 बाई T1 इक्वल्स टू P2 V2 T2 कर सकते हैं, ठीक है। और इसी से ही डिराइव करके आएगा पी वी इक्वल्स टू एन इज नंबर ऑफ मोल्स मॉलिक्यूल्स, के बी इज वोल्ट्स कॉन्स्टेंट, दैट इज इसकी वैल्यू होती है 1.38 इंटू 10⁻23 जूल पर केल्विन, ठीक है। उसके बाद क्योंकि के को हम किया होता है आर बाय एन ए, तो वहीं से आया नंबर ऑफ मोल्स बाय एन ए इक्वल्स टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं वेपर डेंसिटी इज इक्वल्स टू मॉलिकुलर मास बाय 2, क्योंकि ये 2 इसलिए है, मॉलिकुलर मास ऑफ हाइड्रोजन लिखा हुआ है, या फिर वेपर डेंसिटी इक्वल्स टू डेंसिटी ऑफ गैस और डेंसिटी ऑफ H2, ठीक है। और एक और फॉर्मूला होता है हमारा डेंसिटी इक्वल्स टू प्रेशर इनटू मॉलिकुलर मास बाय RT। टोटल मास क्या होता है, एक पार्टिकल का मास इनटू नंबर ऑफ पार्टिकल्स, और मोलर मास क्या होता है, एक पार्टिकल का मास इनटू Na, क्योंकि Na पार्टिकल्स होते हैं ना एक मोलर मास में। Na इज 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स पर मोल है ना, और m0 इज मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, ठीक है। उसके बाद हमने ये सब चीज़ें देख ली है ना। अब हम आगे बढ़ते हैं, डेट इज किसी STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर या फिर NTP नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पर टेम्परेचर होता है हमारा 273.15 केल्विन या 0 डिग्री सेल्सियस। V वॉल्यूम एक मोल का होता है 22.4 लीटर, 1 ATM प्रेशर दिया होगा तो, और 1 बार प्रेशर दिया होगा तो 22.7 लीटर। और SATP में टेम्परेचर लेते हैं हम 298 केल्विन या फिर 25 डिग्री सेल्सियस रूम टेम्परेचर पे, या वॉल्यूम 1 मोल का क्या होगा 24.4 लीटर 1 ATM प्रेशर पे, और 24.7 1 बार पे। अगर हम यूनिट को कंपेयर करेंगे तो सबसे ज़्यादा बड़ी वैल्यू होती है 1 लीटर ATM, उसके बाद 1 कैलोरी, उसके बाद 1 जूल, उसके बाद 1 अर्ग, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं आर की वैल्यू 0.0821 लीटर ATM पर मोल केल्विन। और अगर हम इसको न्यूमेरिकल्स में सिंप्लीफाई करने के लिए 1/12 लिख सकते हैं। और आर की वैल्यू होती है 0.0831 लीटर ATM पर मोल केल्विन, और आर की वैल्यू होती है 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन। इसको हम सिंप्लीफाई करने के लिए 25/3 लिख सकते हैं, ठीक है। 1 जूल में 10⁻7 अर्ज होते हैं, 1 कैलोरी में 4.18 या 4.2 जूल्स होते हैं। एक आर की वैल्यू रेडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू 2 होती है कैलोरी पर मोल केल्विन में, या 1.98 का ही वो करा है, ठीक है। उसके बाद और 1 लीटर ATM में 101.3 जूल होते हैं, 1 लीटर बार में 100 जूल होते हैं, ठीक है। अब ये जो है Ki1 मोल फ्रैक्शन होता है टोटल प्रेशर किसी एक गैस का प्रेशर बाय टोटल प्रेशर, या फिर मोल्स ऑफ वन उसकी वजह से, उसके बाद और डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ सारे कंपोनेंट की वजह से। एक फॉर्मूला होता है हमारा वेपर प्रेशर मॉइस्ट गैस का माइनस वेपर प्रेशर ऑफ ड्राई गैस इक्वल्स टू एक्वस टेंशन, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं ग्राम लॉ ऑफ डिफ्यूजन क्या बोलता है। जब rate of diffusion is inversely proportional to under root density, inversely proportional to under root molecular mass, directly proportional to volume by time, directly proportional to number of moles by time, directly proportional to distance by time। जब P और T कांस्टेंट होगा, जब
आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर अगर टी कांस्टेंट हुआ तो, और अगर पी कांस्टेंट हुआ तो आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट टेम्परेचर। ठीक है, उसके बाद काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, इसको केटीजी बोलते हैं। इसमें क्या बोला गया है कि इफ्यूज़न, अच्छा एक होता है डिफ्यूज़न की मतलब लो, हाई से लो में जाना। एक इफ्यूज़न होता है जब प्रेशर लगाएंगे तब अगर डिफ्यूज़न हो तो उसको इफ्यूज़न बोलते हैं। ठीक है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में क्या होता है, जो गैसेस जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी हमने मान रखा है वो बहुत स्मॉल होते हैं, उनका वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बहुत बहुत कम होता है टोटल नंबर ऑफ वॉल्यूम ऑफ गैस से। उनके बीच में फोर्स जो होता है वो नेग्लिजिबल होता है, वो रैंडम मोशन में होते हैं, कोलाइड करते हैं, एक्सर्ट करते हैं ओनली काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी उनकी जो है ज़ीरो होती है। यूनिफॉर्म प्रेशर होता है, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन होती है, कोई लॉस नहीं होता काइनेटिक एनर्जी का। काइनेटिक एनर्जी डिफरेंट मॉलिक्यूल्स की डिफरेंट होती है, बट एवरेज काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं VRMS का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट 3RT/m, m इज मॉलिकुलर मास, इक्वल्स टू अंडर रूट 3PV/m, या फिर इक्वल्स टू अंडर रूट 3P बाई डेंसिटी। और V एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट 8RT/m। मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी का क्या होता है, अंडर रूट 2RT/m, या फिर अंडर रूट 2KT/m। और अब हम देखते हैं कि मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी और RMS वेलोसिटी का रेशियो क्या होता है, 1:1.128:1.224। तो हम देखते हैं कि सबसे बड़ी वैल्यू होती है R की, RMS, उसके बाद एवरेज, उसके बाद मोस्ट प्रोबेबल। तो इसको हम याद कैसे करेंगे, RAM, राम। तो R सबसे ज़्यादा वेलोसिटी होती है, RMS, उसके बाद एवरेज, उसके बाद मोस्ट प्रोबेबल। और VRMS का एक और फॉर्मूला अंडर रूट 3KT/m। यहाँ पे m क्या था, मॉलिकुलर मास था, और यहाँ पे m क्या, एक मॉलिक्यूल का मास है। ठीक है, उसके बाद काइनेटिक गैस इक्वेशन में देखते हैं फॉर्मूला क्या होता है हमारा, PV = 1/3mn VRMS²। यहाँ पे n क्या है, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ गैस, और n क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस की कितने मॉलिक्यूल्स हैं इनटू मास ऑफ वन मॉलिक्यूल का मतलब गिवन मास हो गया ये, है ना। और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है 3/2 PV या फिर 3/2 RT। तो ये क्या है, काइनेटिक एनर्जी पर मोल मॉलिक्यूल्स। ठीक है, और काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल अगर हम देखते हैं, ये था पर मोल, लेकिन पर मोल मॉलिक्यूल्स देखते हैं तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, 3/2 kBT। ठीक है, जैसे यहीं पे हम Na से डिवाइड कर देंगे तो R/Na इज kB, तो ये पर मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी निकल जाएगी, दैट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ मॉलिकुलर मास, हम देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद रूम टेम्परेचर पर जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी अगर 100% होती है उसे हम ड्यू पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि अगर, हाँ ठीक है, अगर रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% होती है तो हम रूम टेम्परेचर को ड्यू पॉइंट बोलते हैं। और रिलेटिव ह्यूमिडिटी का फॉर्मूला क्या होता है, एक्चुअल अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट इन एयर डिवाइडेड बाय मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर कैन प्रेजेंट इन एयर। जितना प्रेजेंट है और बाय मैक्सिमम कितना हो सकता है। ठीक है, जितना ज़्यादा हीट होगी उतना रिलेटिव ह्यूमिडिटी अगर ज़्यादा हुई तो एवेपोरेशन कम हो जाती है, तो डेंसिटी ऑफ एयर लेस हो जाती है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे वैन डर वाल इक्वेशन फॉर रियल गैस की, जैसे आइडियल गैस की इक्वेशन क्या होती है, PV = nRT। लेकिन इसमें क्या हो जाता है रियल गैस में, क्योंकि ये जितनी भी हमारी थी ये सब एजम्पशंस थी। ठीक है, इसलिए रियल गैस की इक्वेशन होती है P रियल + n² AyV², और ब्रैकेट में V रियल - NV = nRT। ओके, और इसमें क्या है, क्योंकि फोर्स होता है, हमने एजम्पशन किया था कि फोर्स नेग्लिजिबल होता है, तो प्रेशर जो होता है आइडियल गैस का वो ज़्यादा होता है, रियल गैस का प्रेशर कम होता है। ठीक है, और जो वॉल्यूम होती है गैस मॉलिक्यूल्स की वो 4 टाइम्स होती है V एक्चुअल के। ठीक है, V क्या, टोटल वॉल्यूम ऑफ गैस। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर ये जो A है, A बताता है इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्योंकि फोर्स की वजह से प्रेशर में चेंजेस हुए हैं। और यहाँ पे B बताता है इफेक्टिव साइज ऑफ मॉलिक्यूल, साइज में वॉल्यूम में लिखे हैं। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि
ये जितनी भी वैल्यू दी हुई है SO2 की, Cl2 की, H2O, NH3 का, ये एक ही वैल्यू दी हुई है। फिर हमें क्योंकि इसका ऑर्डर पूछते हैं कि किसका क्या होगा, किसका क्या होगा, तो सबसे ज़्यादा वैसे हम देखते हैं कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मॉलिक्यूलर, जितना मॉलिक्यूलर मास होता है उतना ज़्यादा B होता है, है ना, और जितना B कम होगा उतना A ज़्यादा होता है। और वही गैस जिनका A और B ज़्यादा होता है उनको ईजिली लिक्विफाई कर सकते हैं। अगर A ज़्यादा होगा तो P रियल कम हो जाएगा, रियल गैस का प्रेशर कम हो जाएगा, तो हम उसे ईजिली लिक्विफाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ NH3 में क्या होता है, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इस वजह से A बहुत ज़्यादा हो जाता है, एकदम बहुत ज़्यादा होता है, इस वजह से यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास नहीं देखते, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग काम करती है इसलिए। बाकी ये सब वैल्यू दी हुई है A की, ये CH4 की, ये N2 की। उसके बाद हम देखते हैं V इज़ को वॉल्यूम, एक्सक्लूड करते हैं को वॉल्यूम को। उसके बाद हम देखते हैं कि उसके बाद V की वैल्यू देखते हैं, तो क्या होता है 4 × 4/3 πr³ Na। 4 क्योंकि यहाँ पे जो गैस होती है वो 4 टाइम्स होती है एक्चुअल वॉल्यूम के, ठीक है, एक्चुअल वॉल्यूम के 4 टाइम्स होती है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि जब लो प्रेशर होता है तब वॉल्यूम मैक्सिमम होगी, तो हम B को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, तो Z इस कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर तब क्या हो जाता है 1 - A/VRT हो जाता है। और Z को क्या बोलते हैं PV/RT, या फिर V रियल बाई V आइडियल, V इज़ वॉल्यूम। एंड फॉर आइडियल गैस के लिए ये Z = 1 होता है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि ये A की यूनिट लिखी हुई है, ये B की यूनिट है। एंड अगर गैस में अगर Z 1 से कम होता है तो हम उसे इजीली लिक्विफाई कर सकते हैं, मोर कंप्रेसिबल हो जाती है क्योंकि अट्रैक्टिव फोर्स ज़्यादा होते हैं उसमें। और हाई टेम्परेचर में क्या होगा, A को हम नेग्लेक्ट कर देते हैं, हाई टेम्परेचर में A नेग्लेक्ट हो जाता है, तो Z की वैल्यू होती है 1 + PV/RT। एंड यहाँ पे गैस जो है लेस कंप्रेसिबल होती है, इनका Z जो है 1 से ज़्यादा होता है। अगर इसके एग्जांपल देखते हैं तो H2, हीलियम, इनको हम लिक्विफाई नहीं कर सकते इजीली, ये पॉजिटिव डिविजन शो करती हैं। B इज़ इनकम्प्रेसिबल वॉल्यूम रिपल्सन फोर्स, इसमें रिपल्सिव फोर्स ज़्यादा हो जाता है, इसमें अट्रैक्टिव फोर्स ज़्यादा होता है, इसमें Z की वैल्यू जो है 1 से कम होती है, इसमें Z की वैल्यू 1 से ज़्यादा होती है, इसमें लेस कंप्रेसिबल होता है, इसमें मोर कंप्रेसिबल होता है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं, ये हमारा पूरा अभी कंप्लीट हो गया। इसके आगे हम विस्कोसिटी एंड सरफेस टेंशन देखेंगे। एक होता है क्रिटिकल टेम्परेचर, इसकी वैल्यू होती है 8A/27 RB। एक होता है क्रिटिकल प्रेशर, इसकी वैल्यू होती है A/27 B²। एक होती है क्रिटिकल वॉल्यूम, यहाँ पे होता है 3B। और जो क्रिटिकल टेम्परेचर होता है उससे ऊपर टेम्परेचर में गैस जो है लिक्विफाई नहीं हो सकते, और क्रिटिकल टेम्परेचर के नीचे जो है गैस कैन बी लिक्विफाई। यहाँ पे क्रिटिकल प्रेशर से ज़्यादा प्रेशर लगाना होता है और क्रिटिकल टेम्परेचर से कम टेम्परेचर लगाना होता है। तो अगर हम देखते हैं PC/VC/R, TC की वैल्यू होती है 3/8। और एक होता है इन्वर्जन टेम्परेचर 2A/RB, एक होता है बॉयल्स टेम्परेचर, ये होता है A/RB। तो हम देखते हैं कि जो इन्वर्जन टेम्परेचर सबसे ज़्यादा होता है, उसके बाद बॉयल्स टेम्परेचर, उसके बाद क्रिटिकल टेम्परेचर। तो हम इसको कैसे याद करेंगे, CBI, ठीक है। उसके बाद इन्वर्जन टेम्परेचर क्या होता है, नीदर हीटिंग नॉर कूलिंग व्हेन गैस एक्सपेंड्स, इससे ऊपर जब गैस एक्सपेंड होगी तब हीट होगी, और व्हेन जब इसके नीचे टेम्परेचर पे जब गैस एक्सपेंड होगी तब कूलिंग होगी, ठीक है। और बॉयल्स टेम्परेचर की डेफिनेशन क्या होती है, टेम्परेचर एट विच रियल गैस ओबेज आइडियल गैस लॉ ओवर एन अप्रिशिएबल रेंज ऑफ प्रेशर टेम्परेचर, या फिर टेम्परेचर एट विच इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स बैलेंस द इंटरमोलिकुलर रिपल्सन फोर्स, ठीक है। उसके बाद हम ईडियोमेट्री देखते हैं, मेजर ऑफ वॉल्यूम ऑफ गैस। तो इसमें जो है ये गैसेस हैं, इनके एड्जॉर्बेंट क्या क्या होते हैं, KOH को एब्जॉर्ब कर सकते हैं, CO2, NH3 को कंसनट्रेटेड H2SO4, O2 को एल्कलाइन पैरागल, O3 को टर्पाइनॉइल, NO नाइट्रिक ऑक्साइड को FeSO4 का सॉल्व, और जो ये होता है हमारा CXY HY + X + Y/4 O2 = gives XCO2 + Y/2 H2O + E is एनर्जी, ठीक है। उसके बाद हमारी हो गई गैसेस स्टेट। अब लिक्विड स्टेट देखते हैं, ठीक है। और इसमें सबसे पहले वेपर प्रेशर देखते हैं। वेपर प्रेशर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीजिंग पॉइंट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अगर हम वेपर प्रेशर बाय टेम्परेचर का ग्राफ देखते हैं, डेट इज़ सबसे ऊपर इथेनॉल, देन अल्कोहल, देन वाटर, उसके बाद 1 atm प्रेशर पर ये
ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि वेपर प्रेशर बॉइलिंग पॉइंट कब होता है, जब वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाए, उसको बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। अगर वेपर प्रेशर कम तो जो लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट है वो इंक्रीज हो जाता है। वेपर प्रेशर डज नॉट डिपेंड अपॉन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। उसके बाद फ्रीजिंग पॉइंट कब होता है, जब वेपर प्रेशर लिक्विड का इक्वल हो जाए वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड स्टेट में। सरफेस टेंशन क्या होता है, F/2L, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के, डिपेंड करता है नेचर ऑफ लिक्विड पे। जितना ज़्यादा फोर्स होगा उतना ज़्यादा टेंशन होगी। सरफेस टेंशन जो है सबसे ज़्यादा होती है सॉलिड की, देन लिक्विड की, देन गैस की। उसके बाद हम विस्कोसिटी देखते हैं। विस्कोसिटी जो है नेचर ऑफ लिक्विड फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, टेम्परेचर की इन्वर्सली होती है फॉर लिक्विड के, और विस्कोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के फॉर गैसेस में। ठीक है। उसके बाद विस्कस फोर्स देखते हैं हम, F = ईटा A dV/dx, इसको बोलते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट। A इज सरफेस एरिया ऑफ लेयर ऑफ लिक्विड। उसके बाद हम देखते हैं कि SI यूनिट होती है P एंड CGS यूनिट होती है पॉइस। 1 पॉइस में 0.1 NS पर m² होता है। 1 PA में 10 पॉइस होते हैं। ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं P कांस्टेंट होगा तो वॉल्यूम ऑफ गिवन mass of an ideal gas increases for every degree centigrade rise in temperature by a definite fraction of its volume at 0 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद देखेंगे कि डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, ये नॉन रिएक्टिंग गैस के लिए ही होता है बस। अब जब आइडियल गैस का और रियल गैस का ये ग्राफ होता है P/V का, हाई प्रेशर रियल गैस हैज़ मोर वॉल्यूम, और ये ग्राफ होता है जब Z का और P के में, तो ये H2Ne आइडल गैस से ऊपर होती हैं और ये सब नीचे होती हैं। उसके बाद देखेंगे कि ये सब PYQ आए हुए हैं कि गैसेस शोइंग अट्रैक्शन बिहेवियर इस कंडीशन पर नेगेटिव डेविएशन होती है लो प्रेशर पर, वेरी लो प्रेशर पर P में Z1 पे होता है, AB 0 होते हैं। मॉडरेट या लो प्रेशर पर Z1 - NA/VRT हम देख चुके हैं, V 0 होता है। हाई प्रेशर पर A 0 होता है, और यहाँ पे Z की वैल्यू होती है 1 + PB/RT। तो हमारा स्टेट्स ऑफ मैटर का रिवीजन इज़ कंप्लीट।